अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप बिल्कुल खैरियत से हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हम जानते हैं कि जब करंट किसी कंडक्टर से पास करती है तो वो करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलें और किसी तरह अगर उस मेटल या उस कंडक्टर के एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन करें तो उस कोलिजन से हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ऑपोजिशन होगा, उतने कोलिजन्स ज़्यादा होंगे और उतनी हीट एनर्जी निकलेगी। कभी कभी ये हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी लॉस हमें देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी यही हीट एनर्जी हमारे लिए एडवांटेजेस साबित होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर्स में, जैसे कि आपके बल्ब में जिसमें फिलामेंट होता है। तो कभी कभी आप इसी हीट एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं ताकि आप उसको कन्वे या यूज कर सकें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें इसी हीट एनर्जी के बारे में बताता है और इसे डिराइव करता है कि हीट एनर्जी किसके बराबर होती है। हम भी एक बार इसको डिराइव करें। सिंपल बेसिक फंडा ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन्स चल रहे थे, कोलिजन्स हुए, उन कोलिजन्स से हीट एनर्जी रिलीज हुई। अब हमें उस हीट एनर्जी को जो है डिराइव करके पता करना है कि कितना है। आपको याद होगा जब हमने वोल्टेज पढ़ा था तो हमने कहा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। W यानी वर्क डन, यानी कि एनर्जी जिसकी हम बात करेंगे वो यहाँ है। तो W विच इज योर हीट एनर्जी विल बी V इंटू क्यू, है ना। मैं इस W को कन्वर्ट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ इसकी जगह हीट एनर्जी, क्योंकि वर्क डन विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ, जो एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क ही है, तो आप जो ये वर्क डन करेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी करेंगे। तो हीट एनर्जी बेसिकली इज योर V इंटू क्यू। अब हम जानते हैं Q के बारे में, है ना। हम जानते हैं करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, मतलब रेट एट विच द चार्ज इज फ्लोइंग। तो हम यहाँ से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी कर सकते हैं। तो यहाँ Q की जगह हम I इंटू टी लिख सकते हैं। और ये जो V है वोल्टेज, वो हम ओम्स लॉ से जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो वोल्टेज की जगह आपने आई आर लिख दिया इंटू आई टी विच इज योर H। अब आप आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने डिराइव करा है हीट एनर्जी का फॉर्मूला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। कैसे समझते हैं? जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी। करेक्ट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा और उतनी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। टाइम, जितना टाइम ज़्यादा होगा उतना रेट, उतना टाइम, उतना करंट जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज रेट एट विच द करंट विल बी फ्लोइंग, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। ज़्यादा टाइम में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं H इज योर हीट एनर्जी, I आपका करंट इन एम्पेयर्स, R आपका रेजिस्टेंस इन ओम्स एंड T है टाइम इन सेकेंड्स। हम ये कह सकते हैं कि जो हीट है वो I स्क्वायर के साथ, R और T के साथ जो है वेरी करती है। ठीक है, बेसिक सिंपल ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखनी है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हमने इसको V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से डिराइव किया। V की वैल्यू और Q की वैल्यू जो है वो इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर और Q की जगह आई टी डाल के हमने H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी देखा है। ओके, अभी जो हीट है समझ गए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ओके, and then it is directly proportional to resistance and then it is directly proportional to time. टाइम के बढ़ने पे हीट एनर्जी बढ़ती है, रेजिस्टेंस के बढ़ने पे हीट एनर्जी बढ़ती है, और जब आपका करंट बढ़ता है तब भी आपकी हीट एनर्जी जो है वो बढ़ती है। ओके, एप्लीकेशंस कहाँ है, कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एमसीक्यू पर्पस के थ्रू। तो आप ये जो है इलेक्ट्रिक हीटर में देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर, और जो बल्ब है जिसमें आप फिलामेंट टंगस्टन का जो इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर देखते हैं। एक एक करके इन एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज देखते हैं, क्या है, कैसे हीट एनर्जी हमारे लिए इन एप्लीकेशंस में, इन छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में एडवांटेजेस साबित होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं बेटा।
सबसे पहला इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन समझाऊं तो जो आप कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन इस्तेमाल करते हैं, उसमें बाहर एक मेटल की शीट रहेगी जो गर्म होगी, जो आप फिर कपड़े के ऊपर चलाएंगे तो कपड़ा जो है वो रिलैक्स होगा और उसके अंदर जो भी फोल्ड्स हैं वो ठीक होंगे। अब ये बाहर की जो मेटल शीट है वो गर्म इस वजह से हो रही है क्योंकि अंदर एक कंडक्टर है जिसे हम नाइक्रोम कहते हैं। जैसे ही आप सर्किट क्लोज करते हैं उस नाइक्रोम में जो है करंट चली जाती है, और क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है तो वो मेल्ट नहीं होता बल्कि हीट होता है। अब बात यह है कि नाइक्रोम भी कंडक्टर है, बाहर का जो मेटल स्लैब है, बाहर का जो मेटल शीट है आयरन का, वो भी कंडक्टर है। अगर ये एक दूसरे से मिल जाएं तो शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, इसीलिए इन दोनों को बीच में आप एक इंसुलेटर कवरिंग करते हैं, जैसे आप माइका कहते हैं। अब माइका की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट को तो जाने नहीं देगा बट ये हीट को जरूर जाने देगा, तो इस वजह से हम शॉर्ट सर्किट से भी बच जाते हैं, और ये इंसुलेटर जो है हीट को नाइक्रोम से आपके बाहर के मेटल प्लेट तक भी पहुंचाता है, एंड दैट इज हाउ आपका आयरन काम करता है। सिंपल। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी हम बात कर रहे हैं ये वो जिसके अंदर फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का होता है। अब इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जैसे जैसे इसमें करंट जाती है ये मेल्ट नहीं करता बल्कि ये इतना ज़्यादा इल्यूमिनेट होता है कि उसकी वो जो हीट एनर्जी है वही हमें लाइट की फॉर्म में दिखती है। तो इसमें जो है बल्ब में इट इज़ योर हीट एनर्जी जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। अब ये बल्ब एक जो ये टंगस्टन का फिलामेंट है ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर होता है। कभी कभी ये ग्लास ट्यूब जो है वो खाली होता है, वैक्यूम होता है, और कभी कभी उसमें आप इनर्ट गैसेस भरते हैं। दोनों में अलग अलग तरीका है। अगर आपने ग्लास ट्यूब को वैक्यूम रखा है, खाली रखा है, तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा, ये जो टंगस्टन है वो जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो बच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ साथ आप इस बल्ब को इस्तेमाल करेंगे तो जो मटेरियल है ना टंगस्टन, ये थोड़ा सा इवेपोरेट करना शुरू करेगा, तो वैक्यूम इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप यहीं पे एक इनर्ट गैस लीजिए, अर्गॉन, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बल्ब के अंदर एक इनर्ट गैस डाल रहे हैं, अब ये जो इनर्ट गैस है ये एक तो इसकी लाइफ स्पैन भी बढ़ा देगा टंगस्टन की, और वेपराइजेशन भी बहुत कम होगी, तो मच फार बेटर देन जो आपका वैक्यूम है। वेपराइजेशन भी बचा देगा और इसको ऑक्सीडाइज होने से या एयर से मिलने में भी बचाएगा, ताकि इसका लाइफ थोड़ा लॉन्ग रहे। ठीक है बच्चा, तो ये आपने इलेक्ट्रिक बल्ब कहा कि टंगस्टन होता है इसके अंदर, और इसको आप या तो इनर्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं या तो न्यूट्रल गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ग्लोइंग हुई है बल्ब की, ये जो येलो लाइट आपको दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। दैट इज व्हाई दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज इनकैंडेसेंस। ठीक है, अगर आप एलईडीज की बात करें, लाइट इमिटिंग डायोड्स की बात करें, तो वहां पे आपकी हीट एनर्जी ग्लो में कन्वर्ट नहीं होती है, वहां पे एक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वहां इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बच जाते हैं, तो मोर कन्वीनियंट टू यूज अगर आपको बिजली का बिल बचाना है, अगर आप एलईडीज इस्तेमाल करते हैं रादर देन आपका टंगस्टन वाला फिलामेंट बल्ब, क्योंकि यहाँ हीटिंग करने के लिए अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा। ओके, आगे देख लेते हैं बेटा। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमने देखा तो ये आपने हीटर देखा, और इससे पहले जो आपने देखा वो था बल्ब। अब हीटर में भी सेम चीज़ है बेटा, हीटर में भी आप नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, और ये ऑक्सीडाइज होने से भी बच जाता है, बहुत टाइम तक ऑक्सीडाइज नहीं होता। एंड देन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये फ्यूज़ आप सर्किट में इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर कहीं कभी सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट आए जिसकी वजह से आपके अप्लायंसेस जल सकते हैं, तो ये जो फ्यूज़ है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और ये फ्यूज़ कभी कभी अलॉय से बनाया जाता है, या तो आपने लेड टिन अलॉय लिया या तो आपने कॉपर टिन अलॉय लिया और आपने ये फ्यूज़ बनाया, ऐसा कुछ दिखता है आपका फ्यूज़। तो जैसे ही आप ये सर्किट में डालोगे, दिस फ्यूज़ हैज़ टू बी इन सीरीज। मान लो आपने फ्यूज़ को पैरेलल में डाला तो वो पैरेलल वाला ब्रांच है वो बच जाएगा, लेकिन बाकी सर्किट चलता रहेगा, और अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक करंट आई तो आपके एक्सपेंसिव अप्लायंसेस भी जल जाएंगे। तो दैट इज़ वाई हम फ्यूज़ को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ताकि वो जितना भी करंट आ रहा है उस सर्किट को एकदम से ब्रेक कर रहा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस आपके सर्किट में है वो शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग से बच रहे हैं। तो ये फ्यूज़ जो है लेड टिन अलॉय या कॉपर टिन अलॉय का बना होता है, एंड इट हैज़ टू बी इन सीरीज इन द सर्किट। ठीक है बेटा,
आगे देख लेते हैं। देन इसके बाद हीट एनर्जी विच इज I²RT। उसके बाद हमें पढ़ना है पावर। पावर हम समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है, कितनी हीट एनर्जी का इस्तेमाल कितने टाइम में हो रहा है। वेन एवर आई एम यूजिंग द वर्ड रेट ना बेटा, रेट का मतलब आप टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो आपने हीट एनर्जी ली, उसको टाइम से डिवाइड करा तो आपको पावर मिल जाएगा। पहले एनर्जी की बात करें और उसकी यूनिट की बात करें तो जो आपका एनर्जी है वो जूल्स होता है, उसका SI यूनिट। लेकिन बाद में आप इस SI यूनिट को इंडस्ट्रियली नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर दैट यू हैव टू हैव कमर्शियल यूनिट। उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे जूल कमर्शियल यूनिट में कन्वर्ट होगा और एक कमर्शियल यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स का होगा। तो फिलहाल के लिए जो हीट एनर्जी है या इन जनरल जो एनर्जी होती है वो हम जूल्स में मेजर करते हैं। ओके कूल। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब हम पावर निकालेंगे और पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम, द रेट एट विच दिस हीट एनर्जी इज डेसिपेटेड। और एनर्जी होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड, तो पावर इज जूल पर सेकेंड, या तो फिर आप इसको वॉट भी कह सकते हैं एज पर द साइंटिस्ट नेम। तो आप पावर का यूनिट SI यूनिट वॉट लिख सकते हैं, आप पावर का SI यूनिट जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। अब पावर कैसे डिराइव करें हम, अब हम जानते हैं पावर इज V इंटू आई। ठीक है बेटा, ये तो हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ पावर विच इज V इंटू आई। लेकिन मान लीजिए एक सर्किट है और उसमें आपको वोल्टेज तो दे रखा है मगर करंट नहीं दे रखा है। रेजिस्टर एक गिवन है, उसमें वोल्टेज है मगर करंट नहीं है। सिमिलरली हो सकता है करंट है मगर वोल्टेज नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट के थ्रू, वो रेजिस्टर है, वो कोई एलिमेंट जैसा कि आपका बल्ब है या गीजर है या टोस्टर है, व्हाटएवर एलिमेंट इट इज इन द सर्किट, अगर उसके थ्रू आपको वोल्टेज भी पता है और उसके थ्रू आपको करंट भी पता है तो आप पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट कर सकते हो। मगर अगर दो चीजों में एक चीज अननोन है तो आप इस फॉर्मूला को फर्दर वैरी कर सकते हो। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं बेटा। तो हम जानते हैं V होता है IR, है ना, ओम्स लॉ से। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं V की जगह IR। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई में जब आप V की जगह IR पुट करोगे तो ये पावर इज इक्वल टू I²R होगा। एप्लीकेशन क्या है इसका, इस्तेमाल कहाँ करोगे, जहां हमें वोल्टेज नहीं पता है, रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पता है, तब आप इस तरह पावर निकालोगे। अब मान लो करंट नहीं पता है, वोल्टेज पता है, तो हम करंट को चेंज करेंगे। सेम अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो I आपका V अपॉन R होता है ना, तो I की जगह आप V अपॉन R कर दोगे। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और I की जगह आपने कर दिया V अपॉन R और पावर हो गया V² अपॉन R। ओके, ये तब आप इस्तेमाल करेंगे जब एक एलिमेंट के थ्रू आपको वोल्टेज तो पता है लेकिन करंट नहीं पता है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि पावर की हमारे पास 3 फॉर्मूलाज है। अगर हमें वोल्टेज और करंट दोनों पता है तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, करेक्ट। अगर हमें सिर्फ वोल्टेज पता है तो पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R, और अगर हमें सिर्फ करंट पता है तो पावर इज इक्वल टू I²R। ठीक है बेटा, तो इस तरह करके आप पावर की 3 डेफिनेशंस और 3 इक्वेशंस बना सकते हैं और कन्वीनियंटली क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, और ये आप कहाँ से ला रहे हैं, वोल्टेज इनटू करंट हो सकता है आप ये पूछे मुझसे, वैसे डिराइव करने को नहीं आता लेकिन हम देख लेते हैं इसको। तो पावर वोल्टेज इनटू करंट कैसे बना वो देख लेते हैं। हम जानते हैं पावर होता है एनर्जी यानी कि वर्क अपॉन टाइम, है ना बेटा। और हम ये W की इक्वेशन अगर लिखें तो V इज इक्वल टू, पहले मैं रेज कर देती हूँ साथ में इसको डिराइव कर लेते हैं। डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है लेकिन एक बार देख ही लीजिए, हो सकता है आपके दिमाग में आए कि P इज इक्वल टू VI कैसे आया। ओके, तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, और हम जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q।
तो हम W की जगह V इंटू क्यू लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो मैंने W की जगह V इंटू क्यू लिख लिया और नीचे टाइम लिख लिया। तो P इज इक्वल टू V और ये चार्ज अपॉन टाइम हमारा करंट होता है। तो इस तरह करके आप पावर इज इक्वल टू V इंटू आई डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो इन जनरल पावर की 3 फॉर्मुलेशन है। पावर इज V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। आई सिर्फ पता है तो आई स्क्वायर आर, V पता है तो V स्क्वायर अपॉन आर, दोनों पता है तो V इंटू आई। ओके, अब हम तभी इसको समझ पाएंगे जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चा, आगे देख लेते हैं। देन वी हैव कमर्शियल यूनिट, बार बार पूछा जाने वाला यूनिट कमर्शियल यूनिट। जूल्स में अगर हम एनर्जी देखें तो हमारी बिजली का बिल में इंडियन नंबर सिस्टम ही गायब हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा डिजिट्स होंगे उसके अंदर, क्योंकि जूल एक बहुत ही छोटा यूनिट है। तो कमर्शियली जब आप एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे आप उसको कन्वीनियंटली एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। वॉट की जगह किलो वॉट और टाइम जो सेकेंड्स में था अब उसको आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, जितना भी है हीट एनर्जी वर्क अपॉन टाइम। तो एनर्जी हो गया आपका पावर इनटू टाइम, है ना बेटा। और पावर का ऐसा यूनिट है वॉट और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रही हूँ, कमर्शियल यूनिट की तरफ लेके जा रही हूँ, यूनिट को बड़ा कर रही हूँ। तो एनर्जी का यूनिट जो कि पहले जूल्स था, अब हम वॉट्स की जगह किलो वॉट लिख लेंगे और टाइम को सेकंड की जगह आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो एनर्जी का यूनिट आएगा ना बच्चे, वो आएगा किलो वॉट आवर। जूल्स को किस में कन्वर्ट किया, किलो वॉट आवर में। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए 1 किलो वॉट आवर में कितने जूल्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, अब किलो मतलब 1000, वॉट तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आवर का ऐसा यूनिट है सेकंड, में जूल्स में ला रही हूँ तो वापस ऐसा यूनिट में ला रही हूँ। तो पहले तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करें 60, फिर एक मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60, तो 6 6 36 और 1 2 3 4 5 जीरोस, तो 10 रेज़्ड टू पावर 5 जूल्स। तो 1 किलो वॉट आवर is 36 into 10 raised power 5 joules। सिग्निफिकेंट फिगर में लाना चाहें तो 1 किलोवाट आवर is equal to 3.6 into 10 raised power 6 joules। This is power for you। ओके, तो हम दोबारा से इसको फौरन से रिवाइज कर लेते हैं और इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 चीज़ें पढ़ी हमने, हीट एनर्जी और पावर। हमने कहा हीट एनर्जी का फॉर्मूला जूल ने दिया जो कि था I स्क्वायर आर टी, और हीट एनर्जी हम फ्यूज में, हम बल्ब में, हीटर में, गीजर में, आयरन में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे किस तरह कितनी हाई रेजिस्टेंस का एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजेशन से बचाते हैं, कब हमें फ्यूज़ को जो है, क्यों हमें फ्यूज़ को सीरीज़ में लाना पड़ता है और क्यों फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तब हम आए पावर पे, तो हमने कहा जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी आप कितने टाइम में इस्तेमाल कर रहे हो विल बी योर पावर। अब एनर्जी है जूल, टाइम सेकेंड है तो ये जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा और ये पावर का यूनिट हो जाएगा जिसे हम वॉट कहते हैं। कभी कभी जब हम एनर्जी जूल्स में इस्तेमाल ना करना चाहें, क्योंकि बड़ा एक यूनिट है, कमर्शियली इंडस्ट्रियली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जनरली जब आपकी बिजली का बिल आता है वो भी एक यूनिट मतलब यूनिट्स में आता है और 1 यूनिट हमेशा 1 किलोवाट आवर होता है, तो उन्होंने भी जूल्स में नहीं रखा होता, उन्होंने भी किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट किया होता है। तो इस वजह से हमने किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट किया एनर्जी को और ये फिगर आउट किया कि कैसे 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। ओके बेटा, तो ये तो था आपका पावर और हीट एनर्जी। अब इन्हीं के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, पहला सवाल देख लेते हैं बच्चे। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, अभी हमने बताया जूल एक छोटा यूनिट है और इसको फिर कमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए हम जूल को जो है किलोवाट आवर में कन्वर्ट करते हैं, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वॉट, इसमें से कौन सा वॉट के जैसा नहीं है। पहले वॉट किसका यूनिट है वो देख लेते हैं। वॉट यूनिट है पावर का, और पावर की अपने पास 3 फॉर्मूलाज है, V इंटू आई, V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर R। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं। क्योंकि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी होता है जूल और टाइम होता है सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड पावर का यूनिट है वॉट, करेक्ट। एम्पेयर अपॉन वोल्ट, I बाई V, ये नहीं है ना बेटा। एम्पेयर इंटू वोल्टेज, V इंटू I, ये है। एम्पेयर स्क्वायर इंटू ओम, I स्क्वायर इंटू R, वो भी है। तो पहला वाला यूनिट है E अपॉन T, वो पावर की फॉर्मूला है। ये यूनिट है पावर इज इक्वल टू वी आई से रिलेटेड, और ये यूनिट है पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो बचा हमारे पास ऑप्शन बी, जो कि पावर का यूनिट नहीं है। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फ्यूज वायर इन द हाउस होल्ड कनेक्शंस इज इन, फ्यूज वायर को आप सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं, तो आंसर है फ्यूज वायर हमेशा सीरीज में जोड़ी जाएगी। फ्यूज का एक नॉर्मल रूटीन काम है वो ये कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, करंट ज्यादा आ रहा है तो ये सर्किट को फौरन, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है, जल्दी जल्दी मेल्ट होकर सर्किट को ओपन करे और करंट उस सर्किट में ना चले, तो उस सर्किट में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अप्लायंसेस हैं वो बच जाए। अब अगर आपने इसको पैरेलल में रखा तो उस ब्रांच में करंट हट जाएगी, मगर बाकी सर्किट में करंट चलेगी, तो सर्किट तो बचा नहीं है आपका। तो बेस्ट ऑप्शन इज फ्यूज को आप किस में रखेंगे बच्चे, सीरीज में रखेंगे। ओके, A heater coil connected to a supply of 220 volts is dissipating some power P1. The coil is cut into half and 2 halves are connected in parallel. The heater now dissipates power P2. The ratio of P1 is to P2 is. तो आपके पास 220 वोल्ट सप्लाई है वोल्टेज का, और आपसे पूछा गया, पहले तो आपने रेजिस्टेंस लिया R, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये चीज है इस क्वेश्चन में। पावर की अपने पास 3 फॉर्मूलाज है, वोल्टेज करंट वाली, एक अपना V स्क्वायर अपॉन R वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाली, और एक है आपका I स्क्वायर R। क्योंकि करंट के बारे में कुछ बताया नहीं गया तो इस फॉर्मूला को हटाइए, इस फॉर्मूला को हटाइए, हमारा फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन R। अब पहले पावर है P1, हाँ, विच इज V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज दोनों में सेम है, मैं फिलहाल V ही रख देती हूँ। ओके, अब पावर 2 के लिए आपने वायर को, जिसका कि पहले R था, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये R/2 हो गया, ये R/2 हो गया। लेकिन फिर आपसे कहा कि आप इन 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करो, तो ये ऐसे आपने पैरेलल में कनेक्ट करा, R/2 और R/2। जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा मेरे साथ, तो मैंने आपको कहा था अगर रेजिस्टेंसेस सेम हो और इक्वल हो, आंसर हाफ हो जाता है। तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, आंसर हाफ हो जाएगा। तो R/2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हो जाएगा R/4। तो हमारा रेजिस्टेंस आया R/4। तो अब हम P2 में V स्क्वायर तो सेम ही रहा, लेकिन रेजिस्टेंस आपका R/4 हो गया। तो ये अपना P1 हुआ, ये P2 हुआ, दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो P1 अपॉन P2 विच इज V स्क्वायर अपॉन R, और दूसरा है V स्क्वायर अपॉन R/4। तो V स्क्वायर गया, R गया, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं 1:4। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कि आपने वोल्टेज सेम रखा हुआ है, लेकिन आपकी जो रेजिस्टेंस है पहले R है और दूसरे में R/4 है। सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ओके बच्चा, आगे देख लेते हैं। A 3 volt battery is connected to a नॉर्मल सा एक छोटू सा सर्किट बना लेते हैं, जिसमें हम एक बैटरी बना लेते हैं जो कि है 3 वोल्ट की,
और एक रेजिस्टेंस है जो कि है 5 ओम्स का, और आपको जो है यहाँ पे स्विच बना लेते हैं जो कि ऑन है, सर्किट में करंट चल रही है. सो अ 3 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 5 ओम रेजिस्टेंस. द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एनर्जी निकालनी है आपको. तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना. ओके तो मैम करंट तो इस सर्किट में है नहीं, या तो आप करंट निकाल लो बेटा, पहले आप करंट निकालो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे डालो, या तो आप और एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हो. ये पावर ही तो है आई स्क्वायर आर, और पावर की फॉर्मूला एक तो हुई आई स्क्वायर आर और दूसरी हुई वी स्क्वायर अपॉन आर. तो मैं इसकी जगह ये भी तो डाल सकती हूँ. तो हीट एनर्जी अपना वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी तो हो सकता है. अब वी पता है मुझे, आर पता है, तो मुझे आई निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू. आप आई निकालो फिर इसमें यूज करो, वो भी सही है. अब अगर आप आई नहीं निकालना चाहते, आप इस फॉर्मूला को वी वाली फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन टू यू. वी दे रखा है, आर दे रखा है, तो वो आप डायरेक्टली इस्तेमाल करो. मैं वही कर रही हूँ, सिंपल तरीका. एच इज इक्वल टू वी है हमारा 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा. आर है अपना 5 और टाइम कितना है 5 सेकेंड्स. 5 कैंसिल हुआ, आपका जो है 9 आंसर आया. हीट का यूनिट है जूल्स, तो ये आपका 9 जूल्स हुआ. तो आपका ऑप्शन ए हुआ बेटा. ठीक है, इस तरह आप करें. आप चाहें तो वहां से करंट निकाल के भी करें. एक बार दिखाई देती हूँ करंट वाला भी. तो आप पहले V इज इक्वल टू आई आर निकालें, क्योंकि अब मुझे करंट चाहिए. ओके, दिस इज ऑल्टरनेट मेथड. V है 3, I मैं निकालना चाह रही हूँ, और R है 5. तो I जो है मेरा वो 3/5 हो गया. ओके, अब I की वैल्यू पुट करिए. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर. तो 3/5 2 बार है, क्योंकि I स्क्वायर है. फिर R 5 है और T भी 5 है. तो ये 5 कैंसिल हुए, 5 कैंसिल हुए, 3 3 9 हुआ. तो आप ऐसे निकालें या फिर ऐसे निकालें, आपकी अपनी चॉइस है. ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम. हम जानते हैं बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला ये कंडक्टर होता है, और बीच में आप एक इंसुलेटर माइका का इस्तेमाल करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किटिंग से आप बच जाएं. तो आपका ऑप्शन होगा नाइक्रोम. An electric bulb is connected to a 220 volt generator, okay, and the current is 0.50 ampere. पावर देखिए, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, पावर की कौन सी फॉर्मूला आपको इजी लग रही है इस वक्त इस्तेमाल करना, विच इज V इंटू आई, एज सिंपल एज दैट. तो पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. 220.5 इज 1/2, है ना. तो ये आपने कैंसिल करा तो 110 आ गया. क्योंकि पावर है तो आपका जो यूनिट होगा SI यूनिट वो वॉट होगा. तो ये आ गया आपका 110 वॉट्स. ओके बच्चा, आगे. Next we have, which of the following terms does not represent electric power in a circuit? 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, उसमें से एक गलत है. हम जानते हैं पावर VI होता है, पावर I स्क्वायर R होता है, और पावर V स्क्वायर अपॉन R होता है. कौन सी आपको गलत दिख रही है? ऑप्शन बी. बाकी सब यहाँ रही. ठीक है, पावर की ये 3 फॉर्मुलेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watts. When it is operated at 110 volts, the power consumed will be. अच्छा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी वोल्टेज की रेटिंग है 220 वोल्ट, और उसमें से जो पावर जा रहा है वो है 100 वॉट्स. अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की जगह आप 110 वोल्ट पे चला रहे हो तो पावर कितना होगा? ओके, अब देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा, 2 सिचुएशंस है, मतलब बल्ब एट 220 वोल्ट एंड देन बल्ब एट 110 वोल्ट, है ना. तो 2 सिचुएशंस में आपने बल्ब को डाला, एक बार उसकी वोल्टेज रखी 220, एक बार उसकी वोल्टेज रखी 110. दोनों सिचुएशंस में जो आपका कोइंसाइडिंग एंड है वो क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है? मेरे हिसाब से जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें जिसमें से सिचुएशंस बन रही है, केस 1, केस 2, केस 3, तो कुछ तो हो जो थ्रू आउट द केसेस कॉमन जा रहा हो. और यहाँ मेरे हिसाब से हमें वो कॉमन लेना चाहिए, रेजिस्टेंस. क्योंकि आप कुछ भी वोल्टेज रखो, आप बल्ब की रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते ना. उस पर्टिकुलर सर्किट में आपने बल्ब की कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस रखी होगी, तो हम
पहले वाले केस में से रेजिस्टेंस निकाल के उस रेजिस्टेंस का इस्तेमाल दूसरे वाले केस में कर सकते हैं, करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि पहले वाले केस में अगर आपने करंट निकाला और उसी करंट का इस्तेमाल आपने दूसरे वाले केस में किया तो गलत हुआ, क्योंकि पहले वाले केस में वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, दूसरे कम वोल्टेज वाले केस में आप वो करंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इज कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। तो कोशिश करें हम पहले रेजिस्टेंस निकालने की इस वाले केस से। अब रेजिस्टेंस का वोल्टेज वाला फॉर्मूला ये रहा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। करंट क्यों निकालना है, डायरेक्टली जब मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्मूला पता है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो पावर है 100, ये है 220 इंटू 220 और ये है आर। आर निकालने के लिए 100 यहाँ आएगा बेटा, तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, 2 जीरो कट गए, 22 का स्क्वायर इज 484। तो आर जो है आपका 484 ओम्स आया है। 22 का स्क्वायर इज 2 to the 4 is 8, it is 484। ओके, तो रेजिस्टेंस हमें पता चला। इस रेजिस्टेंस को हम दूसरे केस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट तो बदलेगा, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। ओके, तो पावर अब दूसरे केस में पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पावर जो कि हमें निकालना है, वोल्टेज जो अब चेंज हो गया है 110 हो चुका है, और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो 11 4 जा 11 4 जा 11 1 जा 11 0 जा 11 4 जा 11 1 जा 11 0 जा 100 अपॉन 4 इज 25। तो आपका आंसर होगा 25 वॉट्स। ठीक है बच्चे, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले केस वाले, जब आप किसी एक वैल्यू को पहले केस में से दूसरे केस में लेके जाना चाहोगे तो मेक श्योर कि वो वैल्यू कांस्टेंट है। क्योंकि अगर मैं वहां करंट निकालती और फिर यहाँ पे करंट यूज करती तो वो करंट तो यहाँ के लिए लायबल ही नहीं होता, वोल्टेज ही चेंज हो रहा है। तो बी स्मार्ट, एक्ट स्मार्ट। ओके बच्चा, आगे देख लेते हैं। A voltage source sends a current of 2 एम्पेयर। तो हमें करंट दे रखा है 2 एम्पेयर का, रेजिस्टेंस दे रखा है 40 ओम्स का, और टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 300 सेकेंड्स। कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई टू द सोर्स। फॉर्मूला दिख रही है I स्क्वायर आर टी। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी इज, करंट कितना है बच्चे 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दिस इज 40 एंड दिस इज 300। ओके, H इज इक्वल टू, तो ये हुआ 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48,000 जूल्स, या फिर आप लिख सकते हैं 48 और इसकी जगह आप किलो लिख सकते हैं 3 जीरो की जगह, तो 48 किलो जूल्स। तो 48,000 जूल्स या फिर 48 किलो जूल्स आपका एनर्जी होगा, हीट एनर्जी। इन दिस केस आई दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, बेसिक मैथ से सॉल्व करना है I स्क्वायर आर टी। ओके, आगे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट्स। नीचे 3 सर्किट दे रखे हैं 1 2 एंड 3, और आपको बताना है किस सर्किट में पावर कम है, किस सर्किट में पावर ज्यादा है, और जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। क्योंकि वोल्टेज सब में सेम है, हाँ, तो मैं पावर की वोल्टेज वाला फॉर्मूला लूंगी। ओके, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक चीज सब में कॉमन है, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन फिगर आउट कर सकती हूँ कि पावर, अगर वोल्टेज सेम हो तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हाँ, तो जितना मैं रेजिस्टेंस कम रखूंगी उतना पावर ज्यादा होगा, जितना मैं रेजिस्टेंस ज्यादा रखूंगी उतना पावर कम होगा। अब कम होगा या ज्यादा होगा कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसका आर इक्विवेलेंट इतना ही होगा, 5 ही, एक ही है रेजिस्टर आपके पास। इसका आर इक्विवेलेंट क्योंकि सीरीज में है तो 5 + 5 10 ओम्स होगा, और इसका आर इक्विवेलेंट, दोनों सेम है और पैरेलल है, आंसर हाफ हो जाएगा, और 5 का हाफ होता है 2.5। ओके, अब किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, ये रहा। क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, इसका पावर होगा मिनिमम, है ना बच्चे।
एंड देन किसका रेजिस्टेंस सबसे कम, इस वाले केस का, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम है तो पावर होगा मैक्सिमम। ओके, एक और तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि पावर मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ये 12 वोल्ट इसका भी है और इसका भी है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो ये भी 12 वोल्ट पे चल रहा है और ये भी 12 वोल्ट पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा पावर रिलीज करेगा। यहाँ ये 12 वोल्ट सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों ये 5-5 क्योंकि सेम है तो 6-6 वोल्ट पे चल रहे हैं, तो पावर कम ही डिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 12. In the given circuit, calculate the power consumed in watts in the resistor of 2 ohms. 2 ohm resistor में पावर बताइए। अच्छा, तो इसमें पावर बताना है हमको। पावर होता है V इंटू I, है ना? तो क्या मैं 2 ओम रेजिस्टेंस में V 6 वोल्ट ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है और मुझे यही नहीं पता कि उसमें कितनी वोल्टेज है और इसमें कितनी वोल्टेज है। तो पहले पावर का क्या करना है वो बाद में करेंगे, पहले किसी तरह मैं इस सर्किट में वोल्टेज और करंट तो दे दूं इस 2 ओम रेजिस्टर को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सर्किट में कितनी करंट है, और हम जानते हैं सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है, तो जो मेरी करंट होगी वही 1 ओम से भी जारी होगी, वही 2 ओम से भी जारी होगी। तो आर इक्विवेलेंट है हमारा 2 + 1 यानी कि 3 ओम्स, और V इज इक्वल टू आई आर करें, V है 6, I निकाल रही हूँ, R है 3, 3 1 जा 3 2 जा, तो करंट जो है वो 2 एम्पेयर है। ओके, तो यहाँ से जा रही है 2 एम्पेयर करंट, वही करंट यहाँ से भी जाएगी 2 एम्पेयर। तो इसमें मुझे करंट तो पता चल गया है, तो मैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कर सकती हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस पता है और करंट पता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू करंट है मेरा 2 का स्क्वायर और R है मेरा 2, तो P इज इक्वल टू 8 वॉट्स। एक तरीका ये हुआ करने का। अब आपको दिमाग में नहीं आया आई स्क्वायर आर, आपको सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो आई तो है आपके पास, अब आप कोई से बच्चे से करेंगे P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वोल्टेज है 6, करंट है आपका 2, तो पावर इज इक्वल टू 12 वॉट। ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि वोल्टेज आपने डिवाइड ही नहीं करी है, वोल्टेज सीरीज में सेम नहीं होती है, तो पहले तो आप वोल्टेज डिवाइड करिए। ठीक है मैम, कैसे करेंगे? ऐसे, आप इस कंपोनेंट को लीजिए और इस पे ओम्स लॉ लगाइए, तो V इज इक्वल टू आई आर, है ना बच्चे? तो V इज इक्वल टू करंट कितना जा रहा है 2 और R कितना है 2। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, करंट जा रहा है 2 एम्पेयर का और रेजिस्टेंस है आपका 2, तो वोल्टेज हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना आया बच्चे 4 वोल्ट। अब ठीक है, वोल्टेज मुझे पता चला है 6 नहीं है 4 है। क्या आप 1 ओम में वोल्टेज निकाल सकते हो बिना कैलकुलेट करे? सिंपल है, 6 में से 4 यहाँ गया तो 2 वोल्ट वहां होगा, तो 2 ओम में 4 वोल्ट जा रहा है, 1 ओम में 2 वोल्ट जा रहा है, सिंपल। ठीक है, अब हम P इज इक्वल टू वी इंटू आई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर वोल्टेज पता चल चुका है। तो वोल्टेज आपका है बेटा 4 और करंट जा रहा है 2, तो पावर हो जाएगा 8 वॉट। अब आप ऐसे करें, आप V स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि मुझे V पता ही है, तो V आपका आ गया है 4 का स्क्वायर अपॉन आर है 2, 4 4 जा 16, 16 बाई 2, तब भी 8 ही आएगा। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा इस्तेमाल करो, जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है, जो आपको हिट कर रहा है। समझने की बात सिर्फ इतनी थी, करंट सब में सेम रहेगी मगर वोल्टेज सेम नहीं रहेगी, वोल्टेज हमें एलिमेंट वाइज निकालना पड़ेगा, सीरीज सर्किट में वोल्टेज सेम नहीं होती है। ओके बच्चा, आगे देख लेते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग टोटल रेजिस्टेंस, एक बल्ब है 20 ओम का और एक रेजिस्टर है 4 ओम का, तो टोटल रेजिस्टेंस हुआ दोनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट जो आपका हुआ वो 20 + 4 यानी कि 24 ओम्स है। टोटल करंट V इज इक्वल टू आई आर करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, तो V है 6, करंट हमें निकालना है, R है 24, तो I हो जाएगा 6 बाई 24, 6 1 जा 6 4 जा, तो करंट है 1/4 यानी कि 0.25 एम्पेयर्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर,
तो आपको बताना है लैंप में कितनी वोल्टेज है और कंडक्टर 4 ओम वाले में कितनी वोल्टेज है। ओके, पहले करंट देख लेते हैं। 1/4 जा रही है, तो ये करंट 1/4 इधर भी जाएगी 1/4 एम्पेयर, और ये करंट 1/4 एम्पेयर इधर भी जाएगी। निकाल लेते हैं इसकी वोल्टेज ओम्स लॉ लगा के। तो V इज इक्वल टू IR। V निकालना है, करंट है 1/4 और R है 20, 4 1 जा 4 5 जा, तो इसकी वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्ट। अब इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल 6 वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ है, तो 1 वोल्ट यहाँ हुई, निकालें भी तो V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज निकालने के लिए करंट है 1/4, रेजिस्टर है 4, तो वोल्टेज 1 वोल्ट ही आना है, पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। तो आपने निकाला है अक्रॉस 4 ओम, अक्रॉस कंडक्टर है आपके पास 1 वोल्ट और अक्रॉस बल्ब है आपके पास 5 वोल्ट। पावर ऑफ द लैम्प, अब आपकी मर्जी, करंट आपको पता, वोल्टेज आपको पता, रेजिस्टर आपको पता, मैं सिंपल वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, V इंटू I। वोल्टेज है 5 और करंट है 1/4, तो पावर इज इक्वल टू 5/4 विच इज 1.25। 4 1 जा 4, 0.0, 4 2 जा 8, 1.25 वॉट्स पावर का यूनिट है वॉट, तो 1.25 वॉट्स आपका पावर आ गया। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। In a house, 2 bulbs of 50 watt each are used for 6 hours daily। अच्छा, पहले देखते हैं हाउस में क्या क्या है, फिर उसके हिसाब से ही हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हैं 2 बल्ब्स, बस लास्ट क्वेश्चन। और हमारे पास है इलेक्ट्रिक गीजर। दो बल्ब्स में 50 वॉट ईच है, तो बल्ब के अंदर पावर हो गया आपका 100 वॉट, है ना बेटा, 50 इंटू 2। और आपके पास जो है गीजर, उसमें पावर कितना है 1 किलो वॉट, यानी कि 1000 वॉट। ओके, अब हमें निकालना है एनर्जी। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो बल्ब्स की एनर्जी हो जाएगी उसका पावर इनटू टाइम, और गीजर की एनर्जी हो जाएगी उसका पावर इनटू टाइम। अब बल्ब की एनर्जी है, पावर कितना है बच्चा 100, टाइम लग रहा है 6 आवर्स डेली, और दिन कितने हैं हमारे पास 30 डेज, तो 6 इंटू 30, तो ये आप करेंगे 6 3 जा 18, 18000, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 18 किलो वॉट आवर। 3 जीरो की जगह मैंने किलो करा, अदरवाइज ये वॉट आवर में था। ओके, सिमिलरली यहां करेंगे, पावर है 1000 या फिर 1 किलो वॉट, और आवर कितना आवर्स 1 आवर डेली, और कितने दिन के लिए 30, तो ये हो गया आपका 30 किलो वॉट आवर। तो 18 और 30 ये हो गए आपके 48 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी आपके पास इस्तेमाल हो रही है, और 1 किलोवाट आवर 8 रुपए का है, तो टोटल पैसे कितने लगेंगे आपके, इंटू 8 कर लीजिए, तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 384 रुपीज। ठीक है, तो आप टोटल एनर्जी निकालें, फिर उस एनर्जी को 8 रुपए के हिसाब से आप कैलकुलेट करें। तो आपने ऐसे करा है, ठीक है। तो इस तरह आप एनर्जी से रिलेटेड इस तरह वाले क्वेश्चंस जो कि कमर्शियल यूज में आप देख रहे हैं कि बिजली का बिल कितना आएगा अगर आपने 2 बल्ब्स और एक गीजर इस्तेमाल किया है, इस तरह भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये क्वेश्चंस थे आपके जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और पावर से। ठीक है, हैव अ नाइस डे।